हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करेंगे। फिर अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक बल किस पर और चार्ज पार्टिकल पर किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मतलब ये हुआ इसका अर्थ कि विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक किसी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। उसके बाद फिर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब होता है एक समान आवेशित जो रिंग है, बलय कहते हैं जिसको हम लोग, उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन की ओर, और वही थी हमारा जिस पर कि मैंने डिस्कशन करना था इस वीडियो में, वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता है, ठीक है, तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र समझ लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र वैसे मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, पर फिर भी एक 2 मिनट के लिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में करा देता हूँ। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है, और बल कैसा हो सकता है, आकर्षित बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। अगर दोनों समान आवेश हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपील करेंगे। पर अगर दोनों के दोनों डिफरेंट आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, कोई बिंदु है विद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु पर रखी धन परीक्षणावेश, धन नहीं, ओनली परीक्षणावेश रखो, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो पहली बात तो यहाँ ये इस डेफिनेशन को याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षणावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षणावेश के मान के अनुपात को, अनुपात या फिर कई जगह निष्पत्ति शब्द लेते हैं लोग, ठीक है, अनुपात को विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षणावेश या परीक्षणावेश। अब माना कि मान लीजिए वो परीक्षणावेश जो है वो Q0 है, लगने वाला बल F है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं नीचे कि माना कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षणावेश का मान Q0 है तथा लगने वाला बल F हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो F/Q0 सदिश क्यों है, क्योंकि F भी सदिश है, इसलिए ये भी सदिश राशि होती है। अगर दोनों का जो दोनों समान है, तो दोनों आवेश जो हैं वो धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक आवेश हैं दोनों ऋणात्मक हैं, तो क्या होगा, इसकी जो F की दिशा होगी वही दिशा किसकी होती है, E की दिशा भी समान होती है, ठीक है, आवेश समान होने पर। और अगर आवेश विपरीत हैं, दिशा भी क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक होता है। अब इसके बाद हम बात करें कि अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, हमने जो बात की थी कि विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण का बल निकालना है, तो अगर हम कहें कि माना कि
लगने वाला बल हमें निकालना है, एफ होगा मान लीजिए, बल कितना होगा पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पता है अगर मुझे, और आवेश पता है मुझे कि क्यू है, तो मैं इसके माध्यम से बल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जो अभी सूत्र पढ़ के आया था ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं जस्ट, तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू ई क्यू। इस तरह से इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा विभव। मात्रक तो मैं बात कर चुका हूँ, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या फिर इसको अगर दूसरी फॉर्म में न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर बटे एम्पियर सेकंड। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग किग्रा मीटर सेकंड एम्पियर का इनवर्स। ठीक है, इसको इस तरह से हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें इसकी विमा लिखनी है, एम एल इसको इस तरह से हम विमा को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बात करें हम, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और कहा था मैंने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि क्यू कूलाम का आवेश है। ठीक है, कोई आवेश है जिसका कि कितना है वो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर, यहाँ पर बिंदु ओ है, ये क्यू कूलाम का आवेश यहाँ पर स्थित है। अब इसकी आप थ्योरी लिखना चाहें तो आप ऐसे ही लिखना, माना कि क्यू कूलाम का आवेश किसी बिंदु ओ पर स्थित है, जिसका कि परावितांक कितना है, के है इसका परावितांक, जिस माध्यम कैपिटल के। अब आवेश प्लस क्यू के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर दूरी पर, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु ओ से ये डिस्टेंस है, इसको एक लाइन से मिला देते हैं हम, आर दूरी। ठीक है, तो बिंदु ए ओ से आर दूरी पर मान लो बिंदु पी था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर क्या कोई दूसरा आवेश प्लस क्यू जीरो उपस्थित है। तो कूलाम का नियम के अनुसार लगने वाला बल, ठीक है, तो बल बराबर कितना होगा 1/4πε0 कैपिटल के डॉट क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। अगर मैं इसी बिंदु पी पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहता हूँ, तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जो आवेश का अनुपात था, ई इक्वल टू क्या पढ़ के आए थे हम लोग, ई इक्वल टू पढ़ के आए थे एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, मतलब एफ अपॉन क्यू जीरो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है, केवल एक क्यू जो है कट जाएगा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारे लिए मिल जाएगा। तो ये होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं निर्वात या वायु के लिए बात करूँ, तो के बराबर कितना लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं, तब क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और 1/4πε0 की वैल्यू
10⁻⁹ रहेगी। ठीक है, मात्रक इसके साथ लगाना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक। अब बात करें अगर हम इसके परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर आवेश Q के कारण लगने वाला बल F प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, जो F बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल है, और वह बल को हम देखने की कोशिश करते हैं। अब तो इस पेज पे हम बात करें कि वह बल अगर प्रतिकर्षण बल है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, OP रहेगी, O से P की दिशा में रहेगी, O से P की डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अगर वह प्रतिकर्षण बल लग रहा है तब। वो ऐसा कुछ चित्र था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। Q0 O से P की डायरेक्शन जा रहे थे, बल इधर लग रहा था। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, O से P की तरफ। अगर दोनों जब पॉजिटिव हैं, अगर दोनों की, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अगर बोथ आर पॉजिटिव तो इसकी जो डायरेक्शन है वो समान रहेगी। पर अगर एक भी नेगेटिव है, अगर ये वाला बाई चांस नेगेटिव निकला, ये पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव निकला या ये वाला नेगेटिव निकले परीक्षण हमेशा, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर, P से O की तरफ हो जाएगी। ठीक है, P से O की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये तो इसकी पहली शर्त थी। अब दूसरे पे बात करते हैं हम लोग। वो ये कहता है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था, इस टॉपिक का पॉइंट था कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वलय के कारण, वलय या रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लें, अगर कोई मान लीजिए बलय है हमारे पास, ठीक है, यह कोई एक चार्ज बलय है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ऐसी कुछ एक रिंग जैसी आकृति हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, लगभग ऐसा कुछ हमारे पास बलय उपलब्ध है। इसका सेंटर यहाँ है, मतलब इसको हम O कह सकते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या ये। अब ये सब बातें आप जब लिखेंगे परीक्षा में या अपने नोट्स में, तो ये सब इन्हीं बातों को लिखना है कि हमारे पास एक बलय है जिसका केंद्र O है और उस त्रिज्या A है। ठीक है, उसमें आवेश जो है समान रूप से वितरित है। क्या, प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। ठीक है, बलय के केंद्र O से कुछ दूरी है। अब कितनी दूरी है, x दूरी पर मान लो यहाँ पर, यहाँ से ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ, और ये डिस्टेंस कितनी है, x है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या बसा हुआ है, P। ठीक है, वलय से के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर क्या करना, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यहाँ पर इस पॉइंट पर। इसके लिए क्या करूँगा, माना कि पूरा वलय क्या है, वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। अब यही सब थ्योरी आपको लिखनी है। माना कि वलय छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, और मान लो एक छोटा सा अवयव हमको इसका यूज कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का यूज कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला। ठीक है, इसको क्या कर दूँ मैं, AB। ये कोई AB हिस्सा है, इस पर मान लो आवेश कितना है, मान लो डेल्टा Q मान लो, या DQ कह सकते हैं हम। ठीक है, तो डेल्टा Q कह देते हैं, यहाँ पर डेल्टा Q आवेश है, बहुत छोटा सा आवेश है। यहाँ से P तक की दूरी देखते हैं कितनी है, ये यहाँ की पूरी की दूरी है, जो कि R है। ठीक है, सॉरी, R वेक्टर नहीं है, R है ओनली। ठीक है, ये R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि AB से चल करके बिंदु P तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस ये वो R है। अब इस अवयव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मान लेते हैं डेल्टा E बराबर कितनी होगी, डेल्टा E होगी, छोटी सी होगी, छोटा सा हिस्सा था ये, 1/4πε0 इंटू डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसका वलय के की अक्ष के अनुदिश घटक। ठीक है, एक तो ये घटक था नॉर्मल सा, जिसकी हम बात करते हैं। अब वलय की अक्ष के अनुदिश, ठीक है, अक्ष के अनुदिश घटक, तो वलय के अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, डेल्टा E cos थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, और
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इस चित्र को मैं पूरा कर रहा हूँ फिर 2 सेकेंड। डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसको देखते हैं जरा, वलय की अक्ष के अंदर से मतलब क्या है, इधर इस डायरेक्शन में, तो इधर क्या लग रहा होगा, डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक थीटा एंगल बन रहा है, ये इधर से देखें अगर हम, ये ऐसा जो ये जा रहा है सीधा सीधा सीधा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वलय की अक्ष से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये डेल्टा यहाँ सीधा पहुँच रहा है, पर जब यहाँ तक इसका थोड़ा टर्न लगेगा तो कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा। इसके जब लंबवत हम घटक देखते हैं दोनों, तो ये साइन थीटा के फॉर्म में डेल्टा ई साइन थीटा, और नीचे वाला क्या रहेगा, डेल्टा ई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक घटक रहेगा लगभग लगभग इसके लंबवत, जो क्या रहेगा, डेल्टा ई रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम डील करते हैं। अब बात करें हम इसको समझने के लिए आगे, तो डेल्टा ई कोस थीटा समझ में आया। ये वाला जो एंगल यहाँ बन रहा था, ये इसके अक्ष के अनुदिश, इस एंगल पर हमने बात की है लगभग लगभग इन दो, जो यहाँ से लाइन आ रही थी, यदि यहाँ से आ रहा था, और ये यहाँ पर इनके क्रॉसिंग से जो बन रहा है, डेल्टा ई कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये तो पहली बात हुई। अब वलय के सभी अवयवों पर विचार करने पर, अभी तो हम केवल क्या कर रहे थे, छोटे से पार्ट पर डिस्कस कर रहे थे, अब बड़े स्तर पर बात करते हैं। तो बिंदु P पर वलय की अक्ष OP के अनुदिश घटक जो हैं, विद्युत क्षेत्रों में घटक क्या होंगे, विद्युत क्षेत्रों में घटक होंगे डेल्टा ई कोस थीटा, परस्पर जुड़ जाएंगे। जितने भी डेल्टा ई कोस थीटा बन रहा है वो सभी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जो लंबवत घटक है, अनुदिश घटक जो थे डेल्टा ई कोस थीटा वाले, ये तो सारे जुड़ जाएंगे, सब तरफ से तिरछा बनेगा, ये यहाँ पर आकर बनेगा, तो जो होगा अनुदिश घटक तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, अनुदिश घटक जुड़ जाएंगे तथा लंबवत घटक निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, जो अनुदिश होंगे, अनुदिश का मतलब समझ रहे हैं आप, उसी की अनु यानी उसको दिशा को फॉलो करने वाले, तो ये लाइन है इसकी। ठीक है, इस लाइन को फॉलो कौन कर रहा है, डेल्टा ई कोस थीटा कर रहा है। चलो इसको एक बार और हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है, एक चित्र बना देता हूँ मैं डेफिनेटली। ये कुछ की स्थिति बन रही है यहाँ पे, और यहाँ से मान लो ये एक्स दूरी पर कोई बिंदु P था, एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, और यहाँ से जो एक ये ऐसा कुछ बन रहा होगा, यहाँ से कुछ आएगा तो ये ऐसा कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ वाला भी इसके ये तो गोल है क्योंकि, ठीक है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन से ऐसे ही जो बनेंगे डेल्टा ई कॉस थीटा वाले फॉर्म जो बनेंगे, डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, ये जो थीटा एंगल बना रहे होंगे दोनों साइड से, और जबकि ये जो लंबवत बनेंगे साइन थीटा वाले, तो ये एक दूसरे को कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो लंबवत घटक हैं साइन थीटा वाले, ये तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, और ये वाले खंड बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बचेंगे, तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ E इक्वल टू सम्मिशन कर दूँ, सिग्मा कर दूँ, जोड़ दूँ इनको, डेल्टा ई कोस थीटा जितने भी आए थे सबको जोड़ देता हूँ, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई कोस थीटा इक्वल टू मैंने फाइंड किया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू टोटल आवेश आ गया यहाँ पे, आर स्क्वायर कोस थीटा, ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। मैं सिग्मा जो है सम्मिशन ऑफ डेल्टा क्यू पर आर कितना होगा, क्यू होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कॉस थीटा पर आर क्या हो सकता है, एक्स अपॉन आर। चलिए इस चित्र पे चलते हैं वापस, एक्स ये थी, आर ये थी। ठीक है, ये स्थिति बनती है। कॉस थीटा पर आर क्या होता है, हम क्या जानते हैं, लाल बटे का साइन कोस, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या था, एक्स, कर्ण क्या था, आर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर एक्स अपॉन आर। ठीक है, और तथा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बराबर लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये कैसे लिखा मैंने, देखते हैं। चलो मैं क्या जानता हूँ इसमें, ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ये क्या है, ए है, ये वाला एक्स है। मैं जानता हूँ कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो कारण क्या था, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं आर इक्वल टू लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको प्राप्त कर लिया यहाँ से। अब इसी वैल्यू को जो तीनों निकाली हैं हमने, इनको इसमें पुट कर देते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू जो कहते हैं आर की मुझे वैल्यू मोस्टली पुट करनी थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन आर, ये इसकी वैल्यू थी। अब मैं यहाँ कहता हूँ, मैंने वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू भी मैं जानता हूँ, तो आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वैल्यू मुझे फिर पुट कर देनी चाहिए। ठीक है, आर स्क्वायर था तो इसका पूरे का क्या रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलो इसको एक बार दोबारा मिटा करके लिख देता हूँ मैं। हाँ, तो ये है क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी थी, 1/2 थी। इसका क्या होना था, स्क्वायर इंटू क्या था, एक्स अपॉन आर, एक्स की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये कितनी हाफ है, आधी है, ये इसका स्क्वायर ये हो जाएगा तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगी एक तरह से, है ना, की पावर 1, और 1 और हाफ कितना होता है, 3/2 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4ε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मिल गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ओ से पी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस इस सिचुएशन के लिए। अगर मैं कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करूं, तो परिस्थिति नंबर 1 है, अगर P जो है, बिंदु P कहाँ पर हो, वलय के केंद्र पर, ये वलय है, इसका ही केंद्र बिंदु P यहीं पर हो, तब क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 0 होगा, और x 0 होगा तो E भी क्या होगा, उस समय 0 रहेगा। ठीक है, सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, P क्या हो, बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, बहुत ज़्यादा दूरी। ठीक है, ये यहाँ से P जो है बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तब क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पर, तो तब हो जाएगा x से क्या है, जो वैल्यू है x की बहुत ज़्यादा है a के मुकाबले, तो x की जो वैल्यू है वह बहुत ज़्यादा होगी a के मुकाबले, या फिर ये कह सकते हैं a जो है वो नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब क्या बनेगा, ये इस सिचुएशन है बहुत ज़्यादा होने पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ए जो है वो 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ी दूरियों मतलब जो है एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है वलय। अब बात करते हैं वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता कितनी होगी। तो अधिकतम तीव्रता के लिए अगर माने हम, तो d/dx इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा मैक्सिमम के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं d/dx करूँ, किसका करूँ, q/4πε0 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे x। ठीक है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन करना ना आता हो तो अभी हाल के लिए इसको समझ लें या तैयार कर लें कैसे भी, और जब आप 12th की कॉमर्स वो कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें आप डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएंगे। और अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आप कोशिश करें कि सीखें, और नहीं सीख सकते अगर डिफ्रेंशिएशन करना, तो फिर रटने में विश्वास करें, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपने फ्यूचर में कोई हाई फाई व्यक्ति नहीं बनना है तब कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप फिर इसमें दिमाग ख़राब करने का मतलब नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सीखें ज़रूर इसको। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, मतलब मैं d/dx चाह रहा हूँ, जो कि मुझे मिलने वाला है q/4πε0 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस एक्स 3/2। ठीक है, तो ये माइनस का रहेगा कि यहाँ माइनस का था ये, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 हो जाएगा,
और एक 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। अगर किसी को कैलकुलेट इसका समझ में नहीं आ रहा हो तो देखें ज़रा, इसको जब हम कैलकुलेट फर्स्ट इंटू सेकंड में लगाने की कोशिश की है, फर्स्ट क्यों का क्यों होता है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये कैसे आया, तो ये जो है ये हो जाएगा, यहाँ नीचे आएगा इसके 0 के, तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर था, इधर इसको मैंने ट्रांसफ़र किया, पक्षांतर किया, तो यहाँ प्लस का हो गया करके, ये आएगा तो 2x स्क्वायर बना देगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा कहीं ना कहीं, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये जब यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आएगा तो 2 बचेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम, तो a/√2 बराबर x की वैल्यू आएगी लगभग हमारे पास प्लस माइनस, ठीक है। तो मतलब वलय की अक्ष पर केंद्र की दोनों केंद्र से a/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होगी, तो इस दूरी पर केंद्र के दोनों साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने इस तरह से समझने की कोशिश की है। अगले वीडियो में है इसके बाद हम थोड़ा इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मोस्टली विद्युत द्विध्रुव पर डिस्कस करने का प्लान है। मेरा आपसे ही कहना है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम खर्च करें, और आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए या और क्या इम्प्रूवमेंट किए सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।